पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक बार फिर से एक चर्चा के साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे आयुर्वेद के क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान की, जिसमें हम बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब से पूछने वाले हैं और उनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक तरीके से, और शुरू करने के साथ साथ एक बहुत बेसिक जानकारी भी इस प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करते हैं पहले सवाल के साथ। और ये जो पहला सवाल है वो सर आपसे ये है कि आयुष में कोविड-19 पर किस तरह का शोध और विकास कार्य चल रहा है? आयुष मिनिस्ट्री से 2 साल के ऊपर बहुत ही कोविड-19 पे कार्य चल रहा है संशोधन का। उसका एक मैं बताऊं तो अबाउट 150 अलग अलग तरह के नैदानिक अनुसंधान प्रकल्प पूरे भारत भर में किए हुए हैं। उसमें से 160 अलग अलग हॉस्पिटल्स में ये चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधान किया गया है। उसमें से 75 आयुर्वेद के ऊपर है, 30 होम्योपैथी के ऊपर है, 14 सिद्ध के ऊपर है, 12 यूनानी के ऊपर है और 19 योगा के ऊपर है। तो इतना बहुत एक विस्तृत पूरा राष्ट्रीय स्तर पे अनुसंधान का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाथ में लिया हुआ है। और प्रिवेंशन से लेके मैनेजमेंट तक सभी तरह के इसमें स्टडीज इन्वॉल्व है। डॉक्टर, एक और अहम सवाल ये है कि जो आधुनिक युग चल रहा है, इस वक्त भी अभी नोवेल कोरोना वायरस का इलाज खोजने में हम असमर्थ हैं। ऐसे में औषधीय तरीकों से, किस तरीके से आयुर्वेदिक तरीकों से हम एक नया कह सकते हैं कि नए जनरेशन को एक नए इलाज के तौर पर देख सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के इलाज में जो मॉडर्न थेरेपी है वो जबकि नाकामयाब रही है, ऐसे में आयुर्वेद किस तरीके से मदद कर सकता है? तो बिल्कुल आपने सही बताया। नोवेल कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट के लिए काफी दिक्कतें आ रही है। वैक्सीन तो हमारे पास है, लेकिन अगर कोरोना हो गया तो उसके लिए करने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहता है। आप अगर देखिए तो एक हमारे शरीर में हमारी खुद की जो इम्यूनिटी रहती है ना, वो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। दूसरी चीज है, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के शोथ आते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो कोरोना अगर आप देखो तो इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन ये दोनों सेंट्रल है, और ये दोनों के लिए आज के आधुनिक विज्ञान में ज्यादा कुछ नहीं है। इम्यूनिटी के लिए तो वैक्सीन है, लेकिन अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी अगर प्रबल हो गई तो आप ये रोग का प्रतिबंध करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो स्टडीज हाथ में लिए, उसमें से पहला जो स्टडी था वो बहुत अहम था। उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आपको तो पता है शुरू शुरू में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके जो दवाई है, आधुनिक दवाई है, उसका उपयोग किया जा रहा था। और ये दवाई वैसे ज्यादा सुरक्षित भी नहीं थी, उसके काफी सारे दुष्परिणाम भी ज्ञात है विज्ञान को। तो लेकिन दूसरा कोई पर्याय नहीं था, इसलिए लोग ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेद का अश्वगंधा है, जिसके बारे में हमने इसके पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे रोगों पे संशोधन किया था। तो हमने सोचा कि अश्वगंधा और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा है। और हमने एक डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल जिसको बोलते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वो 6 अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले लिया। और इसका जो स्टडी किया, जो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर बोलते हैं ना, जो उस जमाने में इमीडिएटली कोरोना के लिए आगे जाते थे, उनको ज्यादा रिस्क रहता था। तो वो जो ज्यादा रिस्क वाले लोग हैं, उनमें अश्वगंधा का उपयोग करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, ये स्टडी था वो, और प्रोफाइलैक्टिक स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके नतीजे भी हमारे सामने आ गए और उसके नतीजे पब्लिश भी हो गए। उसमें हमने दिखा दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी अश्वगंधा ज्यादा प्रभावकारी है और सुरक्षित भी है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमें ये संशोधन से मिल गई। ऐसे अलग अलग बहुत सारे संशोधन इसके अंदर हमने किए हैं।
डॉक्टर, एक और सवाल कि क्या आप हमें R&D में शीर्ष परियोजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण करके समझा सकते हैं? तो आयुष में जैसे मैंने बोला कि बहुत अलग अलग तरह के स्टडीज है, उसमें से हम लोगों ने एनिमल्स पे भी स्टडीज की है। एनिमल स्टडीज में एक नई मॉडल उभर के आई थी, जो हैमस्टर में कोरोना वायरस देके एक कोरोना जैसी सिचुएशन एनिमल्स में तैयार कर सकते थे। वो मॉडल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, फरीदाबाद में, जिसका नाम है THSTI, थिस्टी। तो थिस्टी के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर मधु दीक्षित वहां की वैज्ञानिक जो थी, बहुत अहम वैज्ञानिक है, उन्होंने यह स्टडी, उनके ग्रुप ने यह स्टडी की और उन्होंने दिखा दिया कि अलग अलग आयुर्वेदिक जो वनस्पति है, उनका उपयोग ये वायरस मारने के लिए भी अच्छा हो सकता है। और खाली ये वायरस मारने के लिए वनस्पति का पेट में लेने के लिए नहीं, लेकिन नस्य जो आयुर्वेद में बोलते हैं, तो अनुतेल करके आयुर्वेद में एक तेल है जो नाक में डालते हैं, और नाक में डालते हैं तो कोरोना वायरस की एंट्री भी वहीं से होती है। तो वो डालने के बाद में अगर वो वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, इसके एनिमल स्टडीज के रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गए हैं, और उसमें दिखाया गया है कि अनुतेल का उपयोग कोरोना वायरस की एंट्री प्रतिबंधित करने में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। डॉक्टर, आप आयुष टास्क फोर्स को किस तरीके से समझा सकते हैं? आयुष टास्क फोर्स जो मिनिस्ट्री ने बनाया, उसका मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन हमारे साथ में भारत के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ये टास्क फोर्स में है। और ये टास्क फोर्स की विशेषता ऐसी है, ये टास्क फोर्स जिसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बोलते हैं, तो इसमें खाली आयुर्वेद या आयुष के लोग नहीं है, इसमें आधुनिक वैज्ञानिक भी शामिल है, इसमें मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी शामिल है, इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट शामिल है, इसमें इम्यूनोलॉजिस्ट शामिल है। तो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क जिसको बोलते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का नेटवर्क इस माध्यम से किया गया है। और आयुर्वेद को एक आधुनिक अनुसंधान को साथ में लेके कैसे आगे चले, इसका एक रोल मॉडल इससे उभर के आया है। ये मैं बात जरूर कहूंगा कि भारत का दूसरा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था है, जिसको CSIR बोलते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और CCRAS, काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संशोधन प्रकल्प हाथ में लिया, और उसके अंदर ये जो हम लोग औषधि यूज कर रहे हैं ना, उनका प्रमाणीकरण किया गया, पूरा स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो किया गया CSIR के वैज्ञानिकों के साथ में। और फिर रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लासिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल लेके ये गिलोय, जिसको टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया बोला जाता है, फिर यष्टि मधु जिसको ग्लिसराइजा या मधु यष्टि भी कहा जाता है, तो ये और अश्वगंधा भी उसमें लिया, और ये सभी दवाइयां लेके हमने दिखा दिया कि ये एक एडजुवेंट के हिसाब से, तो आपका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कोरोना का, वो तो आप चलते रहिए। और आयुष 64 एक मलेरिया के लिए आयुर्वेद का एक फॉर्मुलेशन CCRS ने जब बनाया गया था, तो आयुष 64 भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिया। और ये इसका निष्कर्ष ऐसे बताते हैं, ये सभी आयुर्वेदिक औषधियां अगर हम एग्जिस्टिंग कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ में अगर देते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम कम हो जाता है, रिकवरी का स्पीड बढ़ता है, रोगियों का जो एक ताकत है उनकी ताकत बढ़ती है, तो ऐसे बहुत सारे, उनका मानसिक संतुलन भी अच्छा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे योगा के ऊपर भी उसमें प्रयोग किए गए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं ना, वो होलिस्टिक अप्रोच ये आयुष ने अपनाया, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें दिखाई दिए। डॉक्टर, आयुर्वेदिक उत्पाद के अनुसंधान और विकास में किस तरीके की भूमिका है, इसे भी किस तरीके से आप समझा सकते हैं? आयुर्वेद उत्पाद के लिए मैं बोलूंगा कि जो अलग अलग कंपनियां हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किए। तो काफी सारी कंपनियां ने उनके खुद पे प्रोडक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल करके वो डबल ब्लाइंड ट्रायल में भी उन्होंने अनुसंधान किया, और उसके भी काफी अच्छे नतीजे आए हैं। बहुत सारे नतीजे पब्लिश भी हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। मैं आपको बताऊं, आज तक कम से कम 96 साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। उसमें से कोई रिव्यू है, कोई एडिटोरियल है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल्स भी काफी सारे आए हैं। और इंटरनेशनल जर्नल जो कि पबमेड जैसे एक इंटरनेशनल
डेटाबेस में जो माने जाते हैं, ऐसे जर्नल ने भी ये पब्लिश किया है। तो ये खाली संशोधन खाली लैब से मर्यादित नहीं हुआ है, हॉस्पिटल से मर्यादित नहीं हुआ है, तो उसके निष्कर्ष जागतिक स्तर पे जाने वाले अच्छे रिसर्च जर्नल में भी पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर, थोड़ी देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि जो परीक्षण चल रहे हैं या जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी काम चल रहा है उसमें मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी शामिल हैं, साइंटिस्ट भी शामिल हैं। तो क्या हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या फिर जो भी औषधियां हैं वो मॉडर्न मेडिसिन में भी शामिल होती हैं? मैं बिल्कुल, मेडिसिन, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेडिसिन मेडिसिन है, जिसपे एविडेंस है, रिसर्च जिसपे होता है, वो मॉडर्न बन जाता है, यू नो। तो आयुर्वेद का मेडिसिन अगर रिसर्च करके हम लोग सामने लेके आते हैं, और जैसे कोविड में किया है, तो बिल्कुल वो मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट बन जाता है, और उसका अंगीकार एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं। ये मिक्सोपैथी नहीं है, जहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस है वो पूरा आप सामने लेके आइए, उसके प्रोटोकॉल बनाइए, उसका एक अच्छे जर्नल में पब्लिश कीजिए, और ये होने के बाद में ये जो एविडेंस है वो लोगों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने रखिए, और यही तरीका होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। तो मैं मानता हूँ कि अश्वगंधा, अणुतेल, गिलोय, ये जो सभी वनस्पति का मैंने आपसे जिक्र किया, वो सभी वनस्पति और उसके संशोधन करके मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित है और वो प्रभावकारी भी है, ऐसा हमारे संशोधन में या अनुसंधान में दिखाई दिया। तो क्या हम आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण में भी समान शोध पद्धति का उपयोग करते हैं? समान पद्धति मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो सर्वमान्य अनुसंधान पद्धति है, जिसको डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल बोलते हैं, उसका हमने जिक्र इसमें जरूर किया है। लेकिन इसके अलावा हमने काफी सारे केस स्टडीज भी किए हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट रहता है ना, वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट रहता है। तो हर एक के प्रकृति के हिसाब से वो ट्रीटमेंट बदलता जा भी सकता है। तो इसलिए ब्लाइंडली जो भी आधुनिक पद्धति है, उसका अंगीकार हम लोग नहीं कर रहे, उसके हिसाब से भी हम करके दिखा रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा केस स्टडीज का माहौल भी इसमें उभर के आया है, और काफी सारे केस स्टडीज पब्लिश भी हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आधुनिक का जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और आयुर्वेद का जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये अगर साथ में लेके आते हैं, तो कोरोना में जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, उसका उपयोग करके एक भविष्य के लिए बहुत अच्छी, होलिस्टिक, इंटीग्रेटिव और सर्वसमावेशक ऐसी एक नई उपचार पद्धति हम तैयार कर सकते हैं, और भारत उसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। डॉक्टर, एक सवाल ये भी है कि क्या आयुर्वेद में भी प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो पता लग सके? बिल्कुल, आयुर्वेद में तो प्रयोगशाला है ही, जिसका मैंने जिक्र किया, CCRAS। उनकी खुद की 30 से ज्यादा अलग अलग शहरों में उनके खुद के रिसर्च सेंटर्स है। और खाली आयुर्वेद के नहीं, योगा के भी रिसर्च सेंटर्स है, यूनानी के भी रिसर्च सेंटर्स है, होम्योपैथी के भी है, नेचुरोपैथी के है। तो इन सभी का रिसर्च सेंटर का एक नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अभी ICMR के जो रिसर्च सेंटर्स है वो है, CSIR के रिसर्च सेंटर्स है, DBT के रिसर्च सेंटर्स है। अभी इसमें काफी सारा आदान प्रदान हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के साथ में फॉर्मल MOU भी किए हैं, और उनके लैबोरेटरीज में भी आयुर्वेद के औषधियों पे या आयुष के औषधियों पे बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया भारत में उभर के आ रही है, जिससे आयुर्वेद पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, और हमारे खुद के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ में जोड़ के लोगों के लिए उपयोगी और लोगों को एक सुरक्षित औषध प्रणाली देने में हम कामयाब हो पाएंगे। डॉक्टर, एक और सवाल आपसे, कुछ और बातें जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस बारे में बात करना? वो मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक विज्ञान में काफी प्रगति की है, सर्जरीज में एडवांसेस हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स है, लेकिन फिर भी आज एक पब्लिक हेल्थ या इवन क्रॉनिक डिसीजेस का ट्रीटमेंट अगर आप देखते हैं, तो काफी सारी कमियां है।
आधुनिक वैद्य पद्धति में भी काफी सारी कमियां है। आयुर्वेद में और एलोपैथी में अगर जो अच्छी चीजें हैं वो हम साथ लेके आते हैं, जैसे आयुर्वेद में न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। आयुर्वेद में या आयुष में एक मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा योगदान है, योगा में उसके लिए बहुत अच्छा योगदान है। तो मेंटल कंडीशन से, मेंटल डिसीजेस है, क्रॉनिक डिसीजेस है, इसके लिए आयुष आता है। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए एलोपैथी आता है, सर्जरी आता है। तो ये अगर उनका हम एक एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन किया तो लोगों के लिए ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, उनको ये एलोपैथी है या आयुर्वेद में इसमें रुचि नहीं है, उनको एक सुरक्षित उपचार चाहिए। और ये दोनों का एक एविडेंस बेस हमने अप्रोच लिया तो भविष्य के लिए, भविष्य का जो वैद्यक रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं कि परंपरागत औषधि और आधुनिक औषध उपचार पद्धति इनका मिलाप होके ये भविष्य में आएगा। और इसका प्रमाण ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो भी कुछ कार्य किया कोविड काल में विशेषता, उसका दखल जागतिक आरोग्य संगठन ने भी लिया है और उन्होंने भारत को चुना है WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर भारत में बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। WHO ने पूरे विश्व में भारत को इसके लिए चुना है और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का जो अनुभव है, भारत का जो ज्ञान है परंपरागत औषधि के बारे में, वो ये WHO सेंटर से पूरे विश्व में पहुंचने में उसकी मदद होगी। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर अब जब मॉडर्न मेडिसिन की ओर भी बढ़ रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इफेक्टिव भी है और इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता, और इस पर लगातार शोध भी चल रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर पटवर्धन ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे जुड़ने के लिए।